तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू कर रहे हैं हम लोग। कल मैंने आपको 2 वीडियो, बल्कि सुबह भी मैंने स्पेसिफिक कहा था कि ये 2 वीडियो जरूर देख करके आना जिसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस वगैरह सिखाए हुए हैं, क्योंकि पहली 2 एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और अब आगे शुरू करते हैं। तो मेरे बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, आज 2 एक्सरसाइज करनी है, आराम आराम से करो, ध्यान से समझो। मेरे बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फिक्स्ड ब्लॉक। यहां पर एक ब्लॉक दिखाया गया है आपकी एक्सरसाइज में, शीट तो आपको मिली गई है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट 5 मीटर लेंथ, 2 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर इसकी हाइट है। इस पर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का 30 डिग्री के एंगल पर। मेरे बेटा यहाँ फोर्स के 2 कंपोनेंट कर दीजिए, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के पैरेलल हो जाएगा 100 cos 30 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 100 sin 30। अब मुझसे कहा गया कि भाई स्ट्रेस बताओ, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है क्या? तो जवाब है फोर्स अपॉन एरिया। क्या है स्ट्रेस का फॉर्मूला? तो जवाब है फोर्स अपॉन एरिया। जब आपसे कहें कि भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताओ और टेंजेंशियल स्ट्रेस बताओ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेते समय वो फोर्स लेना जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। सरफेस ये है और परपेंडिकुलर, यानी फोर्स लिया जाएगा 100 sin 30। और जब मेरे बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस लोगे तो सरफेस के पैरेलल, सरफेस के टेंजेंशियल वाला फोर्स लिया जाएगा, यानी कि बेटा 100 cos 30। अब एरिया कौन सा लेते हैं? जिस सरफेस पर ये फोर्स काम कर रहे हैं वही एरिया लेना है, यानी कि लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, तो टोटल 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है, यहां भी और यहां भी। अब बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे, इसमें कुछ बचा तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, बेटे जब भी किसी चैप्टर की शुरुआत होती है ना, तो बड़े इजी कंसेप्ट्स बिल्ड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि टिपिकल तभी कर पाओगे जब आप इजी आते होंगे, बेसिक क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक लॉन्ग रॉड, ये है बेटा 2 मीटर लॉन्ग रॉड, इसकी लेंथ है 2 मीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, फिक्स्ड फ्रॉम द वन एंड, ये ऊपर के सरफेस पर फिक्स है, बिल्कुल ऊपर वाला सरफेस जाम कर रखा है, हिल नहीं सकता, फिक्स है। ट्विस्टेड बाय 0.8 रेडियन, इसको 0.8 रेडियन ट्विस्ट कर दिया गया, तो शेयर स्ट्रेन बताइए। शेयर स्ट्रेन का सिंबल कुछ बुक्स में कुछ है, किसी में फाई है, शेयर स्ट्रेन बताइए। मैं आपको हल्का सा बताऊं, शेयर स्ट्रेन 2 तरह से देखने के लिए मिलता है। शेयर स्ट्रेन तब होता है जब एक सरफेस फिक्स रहे और दूसरा उसके रिलेटिवली मूव कर जाए। क्लास 11th में आपने जब शेयर स्ट्रेन पढ़ा है तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को नीचे फिक्स कर दिया गया है और ऊपर से टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया है। टेंजेंशियल फोर्स लगाने से क्या होता है, नीचे का सिरा तो फिक्स है, ऊपर वाला खिसक गया और ये ऐसे चला गया। 11th में जो पढ़ा हुआ है, नीचे वाला सरफेस फिक्स, ऊपर वाला खिसक गया, तो जितना एंगल ये घूम गया उसे शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। मैं फिलहाल उसका सिंबल फाई ले रहा हूं। तो शेयर स्ट्रेन क्या समझ में आया बेटा? जब एक सरफेस फिक्स हो और एक उसके रिलेटिवली मूव कर जाए तो वही शेयर स्ट्रेन है।
अब इस सिलेंडर को देखो, इसमें शियर स्ट्रेन का क्या मतलब है। मान लीजिए बेटा छत से एक सिलेंडर लटका हुआ है, ऊपर वाला सरफेस फिक्स है, नीचे वाले को मैंने घुमा दिया तो ऊपर वाला फिक्स है, उसके रिलेटिवली नीचे वाला मूव कर गया, तो यहीं से पैदा होता है शियर स्ट्रेन। पहले, अब शियर स्ट्रेन को गौर से सुनिएगा, थोड़ा क्लियर फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप इसे समझ सकें कि यहां क्या हुआ। मेरे बेटा ये इसकी सेंटर है, ये वाले लाइन यहां पर थी, जब घुमाया नहीं था तो ये लाइन यहां पर थी। अब मैंने इसको घुमा दिया, घुमाने से क्या हुआ, जो पॉइंट यहां था वो यहां पहुंच गया, जो पॉइंट यहां था वो यहां पहुंच गया। इसके पहले ये ठीक नीचे था मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल यहां पहुंच गया है। जितना एंगल ये घूम गया वही शियर स्ट्रेन है। ध्यान से समझिए बेटा, बोर्ड 2D है, आपके कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन भी 2D है, फिगर हम 3D समझा रहे हैं। मतलब समझिए, जब आपने वायर को घुमाया नहीं था तो इस मॉलिक्यूल के ठीक नीचे एक मॉलिक्यूल था, आपने घुमा दिया तो ये वाला मॉलिक्यूल यहां से यहां चला गया, ये मॉलिक्यूल इधर से इधर आ गया, और यदि ये मॉलिक्यूल इधर से इधर आ गया तो यही एंगल शियर स्ट्रेन है। अब आगे, ये साइड क्या है, वायर की लेंथ, सिलेंडर की लेंथ, और ये एंगल है शियर स्ट्रेन। अच्छा, यदि हम नीचे वाले पॉइंट से देखें तो ये इसकी रेडियस थी सर्किल की या बेस की, ये यहां से यहां चला गया। जो ये एंगल है, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेडियस और सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेडियस, जो ये एंगल है ये कहलाता है थीटा, यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट। पहचान लो बेटा, नहीं तो न्यूमेरिकल रटना पड़ेगा। शियर स्ट्रेन क्या है और एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, एक बार फिर बता रहा हूं बेटा। ये मॉलिक्यूल इस पॉइंट के ठीक सीध में था, वायर को घुमा दिया तो ये वाला मॉलिक्यूल यहां आ गया, तो इसके रेस्पेक्ट पहले नीचे था, अब इसके रेस्पेक्ट यहां आ गया, तो इसके रेस्पेक्ट में जितना एंगल घूमा वही शियर स्ट्रेन है। अब जरा रेडियस देखो, बेस एक सर्किल है, ये इसकी पहली रेडियस थी, जब आपने घुमा दिया तो ये इसकी नई रेडियस है, तो पुरानी रेडियस और नई रेडियस के बीच का एंगल जो है थीटा, ये थीटा है, लिख नहीं रहा, यहां जगह कम है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, थीटा ये है। अब जरा एक बात बताओ, आर्क होता है एंगल इनटू रेडियस। अब मैं दो बार एक ही चीज कंसीडर करूंगा, मुझे बताओ इस आर्क की लंबाई कितनी है। तो यदि आप इसके रेस्पेक्ट में देखें तो आर्क होती है एंगल इनटू रेडियस, तो एंगल है फाई और रेडियस है एल, सिलेंडर की एल, तो एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क होती है एंगल इनटू रेडियस, तो ये एंगल है फाई और रेडियस है एल, तो फाई इंटू एल इज इक्वल टू दिस आर्क, तो फाई इंटू एल आर्क हो गई। लेकिन यदि मैं इसे देखूं आर्क को इसके रेस्पेक्ट में, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, तो ये एंगल है एंगल ऑफ ट्विस्ट और रेडियस है नीचे बेस की रेडियस आर, तो थीटा इंटू आर, तो फाई क्या हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल क्या हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस, थीटा क्या हो गया ये वाला एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये शियर स्ट्रेन है सर, शियर स्ट्रेन, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट और आर रेडियस ऑफ द बेस। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट, सॉरी शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा आर अपॉन एल। अब इसमें वैल्यू रखनी है थीटा यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये वाला एंगल जो 0.8 रेडियन दिया हुआ है, आर बेस की रेडियस जो आपको दी हुई 1 सेंटीमीटर है, लेंथ 2 मीटर। अब भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब एसआई यूनिट में करना, थीटा की यूनिट रेडियन ठीक है, लेंथ 2 मीटर ठीक है, रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसको 0.01 मीटर लिख लेना, सॉल्व करके एंगल ऑफ वो शियर स्ट्रेन आ जाएगा। दोबारा पूछना हो तो पूछ लेना बेटा, मैं वेट कर रहा हूं, यदि डाउट है तो माइक खोलो और पूछ लो, नहीं तो तीसरा क्वेश्चन।
और आज का होमवर्क पहले बता दे रहा हूं, 2 एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा। आप दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं अनसॉल्व कराऊंगा, सारे सॉल्व, सारी थ्योरी एक एक पॉइंट पढ़ोगे और मुझे इन 2 एक्सरसाइज में डाउट्स पूछोगे। कल को आगे की एक्सरसाइज कराएंगे और पुराने डाउट्स लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड फॉर सस्पेंशन ऑफ एलिवेटर। एक एलिवेटर को, लिफ्ट को वायर से लटकाया गया है। ये एक लिफ्ट है जिसको वायर से लटकाया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो इस वायर पे लगाया जा सकता है, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा पे टूट जाएगा। 3/पाई इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इससे ज्यादा स्ट्रेस मत देना। एलिवेटर का मास 900 किलो है और ये ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक, तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर। रेडियस की मिनिमम वैल्यू, जो ये वायर ऊपर लगाया गया है, जो केबल है जो लिफ्ट को ले जाएगी, उसकी मिनिमम रेडियस क्या होनी चाहिए। बताता हूं बेटा। मेरे बेटा एक बात बताओ, इस एलिवेटर का वेट कितना है, इफेक्टिव वेट? तो जवाब है mg+a। पुराने चैप्टर में पढ़ा रखा है, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है। इफेक्टिव वेट है mg+a। m कितना है 900 किलो, g कितना है 9.8, एक्सेलरेशन कितना है 2.2। तो आप सॉल्व करके इसका वेट निकाल लोगे। अब भाई वेट जितना है, कम से कम उतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा मिनिमम। उतने फोर्स से कम पे काम नहीं चलेगा भाई। जितना वेट है उतना फोर्स तो लगाओगे, तभी तो इसे खींच के ऊपर ले जाओगे। तो मिनिमम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये तो आ गया मेरे पास फोर्स। अब स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया होता है फोर्स अपॉन स्ट्रेस। एरिया है πr²। अब इसमें आपको क्या क्या मालूम है? फोर्स मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, स्ट्रेस रख दे तो रेडियस आ जाएगी। जितना ज्यादा स्ट्रेस रखोगे उतनी कम रेडियस आएगी। मैक्सिमम स्ट्रेस रखोगे तो मिनिमम रेडियस आएगी। ये रहा मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस रख देना, मिनिमम रेडियस निकाल लेना। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, 6 समझ में आने के बाद क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में? ये कह रहे हैं ह्यूमन बोन, जो आदमी की हड्डी होती है, ह्यूमन बोन इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। इसे दबाने के लिए फोर्स लगाया गया हड्डी पर। वो फोर्स लगाया गया है 5 × 10⁵ न्यूटन। बोन की लंबाई जो है यहां से यहां तक वो 25 सेंटीमीटर है, यानी 0.25 मीटर। एंड हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तुमसे कह रहे हैं द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बोन इज 1.7 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? ये है मैक्सिमम स्ट्रेस जो हमारी बोन झेल सकती है। इससे ज्यादा स्ट्रेस इस पर पड़ा तो बोन टूट जाएगी।
वो ये नहीं कह रहे कि इतना स्ट्रेस लग रहा है, वो कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, इससे ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो हड्डी टूट जाएगी। तो क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, विल द बोन ब्रेक और विल बी कंप्रेस्ड। बताओ हड्डी टूटेगी या कंप्रेस होगी? तो ये तो सिंपल है, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लो F अपॉन ए से, ये है F और ये है A, दोनों को रख दो, जो आंसर आए, यदि मैक्सिमम स्ट्रेस से कम आए तो हड्डी कंप्रेस होगी, टूटेगी नहीं, और यदि मैक्सिमम स्ट्रेस से ज्यादा आए तो टूट जाएगी। इसमें तो सिंपल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द स्टील, जो स्टील होती है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम स्ट्रेस को कहते हैं जिससे स्ट्रेस से ऊपर होने पर टूट जाएगा था। ब्रेकिंग स्ट्रेस है 7.9 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्टील की डेंसिटी दे रखी है 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर सो दैट इट मे नॉट ब्रेक ड्यू टू इट्स ओन वेट। बताओ तार कितना लंबा लें, मैक्सिमम कितना लंबा लें कि अपने ही वजन से ना टूट जाए। भाई तुम जानते हो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहां हम वायर पर कोई अलग से फोर्स नहीं लगा रहे, वायर का खुद का वेट ही इसे खींच के तोड़ स्ट्रेस पैदा कर रहा है। तो यानी कि जो फोर्स है वो वायर का खुद का वेट है mg, और वायर m क्या है, वायर का मास। अब वायर का मास होता है AL रो, भाई वायर का एरिया इंटू वायर की लेंथ, वायर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वायर का मास इंटू G अपॉन A। A से A कट गया तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास L रो G। तो L का फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन रो G। अब यदि आप स्ट्रेस जो भी रख दोगे तो लेंथ आ जाएगा, तो यहां ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस रख देना तो मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी। यदि इस लेंथ से मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा लेंथ का वायर लिया तो वो अपने ही वजन से टूट के जा पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है वायर कैन बियर वेट ऑफ। अच्छा, जैसे आज मैंने आपको बता दिया था ना, पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के लिए ये 2 वीडियो देखने काफी है, तो कल की एक्सरसाइज में जो वीडियो देखने कंपलसरी होंगे, जिनका बेनिफिट मिलेगा वो मैं अलग से भी लिंक आपको दे दूंगा। उन वीडियो को देख लोगे तो भैया न्यूमेरिकल में बहुत आसानी हो जाएगी, सीधे सीधे आकर के बैठोगे तो दिक्कत होगी। वायर कैन बियर अ वेट ऑफ 20 kg। एक वायर है वो 20 किलो वेट लटकाने से टूट जाता है, 20 किलो से कम कितना भी वेट लटका दो नहीं टूटेगा, यदि यानी कि उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी है। अब वो कह रहे हैं यदि वायर के 2 टुकड़े कर दें यानी आधा कर दें तो अब कितने वेट से टूटेगा। मेरे बेटा याद रखो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल। इस पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसे आधा कर दिया या दुगना कर दिया, जितने स्ट्रेस से टूटता है उतने ही स्ट्रेस से टूटेगा। यदि ये 20 किलोग्राम वेट से टूट जाता है वायर, तो चाहे मैं आधे साइज का लूं या दुगने साइज का लूं, 20 किलोग्राम से ही टूटेगा। समझ गए? ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल, मटेरियल ही बदल दो तो बात अलग है। अगली एक्सरसाइज सेकंड, वो है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह पर। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ तो आप आए होंगे वीडियो में थ्योरी। मेरे बेटा हमारे को अगले क्वेश्चन में, अगली एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1, a stress of 20 into 10 की पावर 8
अरे 2 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is developed when length of the wire is doubled. एक वायर की लेंथ L थी, मैंने उसे खींच करके दुगना कर दिया, यानी जो चेंज इन लेंथ है वो लेंथ के बराबर है, जितनी ओरिजिनल लेंथ उतनी चेंज इन लेंथ। तो ऐसे में स्ट्रेन तो 1 हो गया। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? डेल्टा एल अपॉन एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ डेल्टा एल जो है वो लेंथ के बराबर है, तभी तो दुगना हो जाएगा। तो डेल्टा एल को एल लिख दो तो स्ट्रेन 1 हो गया। तो वो पूछ रहे हैं यंग मॉडुलस बताओ, तो यंग मॉडुलस कहते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन है 1, तो बस जो स्ट्रेस है वही आंसर है, तो 2 into 10⁹ ही आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दो वायर हैं सेम मटेरियल के, जैसे ही कहे सेम मटेरियल तो यंग मॉडुलस कांस्टेंट। दो वायर हैं सेम मटेरियल के, लेंथ का रेशियो है 3:1, L1 अपॉन L2 3/1। रेडियाई का रेशियो 1:3, तो R1 अपॉन R2 1/3। द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन लेंथ इफ सेम वेट इज सस्पेंडेड। बेटा दो वायर हैं, उनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है, इन दोनों का रेडियस का रेशियो दे रखा है। वो कह रहे हैं दोनों पे सेम फोर्स लगाया जाए, यानी F1 = F2, जितना फोर्स लगा के इसे खींचा उतना ही इसे खींचा, सेम फोर्स लगाया जाए। तो इलोंगेशंस का रेशियो क्या होगा, यानी पहले की इलोंगेशन डेल्टा L1 और दूसरे की इलोंगेशन डेल्टा L2 का रेशियो क्या होगा? सिंपल मेरे बेटा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है F अपॉन A डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या कह सकते हो FL अपॉन AY। इसी को रीअरेंज कर दिया, तो यदि y का ये फॉर्मूला है A डेल्टा L, यदि y का ये फॉर्मूला है FL अपॉन A डेल्टा L, तो डेल्टा L का क्या फॉर्मूला होगा? इस वाले फॉर्मूले से डेल्टा L की वैल्यू निकाल लो, तो FL अपॉन AY, ये है डेल्टा L का फॉर्मूला। फोर्स दोनों में सेम लगा है, यंग मॉडुलस दोनों में सेम है, सिर्फ लेंथ और एरिया में अंतर है। तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L1 अपॉन L2, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो A2 अपॉन A1। ये फॉर्मूला बन गया। अब L1 अपॉन L2 तो 3/1 रख देना, A2 अपॉन A1 बेटा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई कट जाएगा, तो R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, R2 अपॉन R1 इसका रेसिप्रोकल है, पुट करके आंसर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखे हैं 4 वायर की लेंथ और डायमीटर दे रखी है कि 4 वायर हैं, उनके अलग अलग लेंथ है और डायमीटर है, जो टाइप है शीट में लिखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि बताइए यदि सब में सेम फोर्स लगा के खींचा जाए तो किसकी इलोंगेशन मैक्सिमम होगी? यही फॉर्मूला है। डेल्टा L किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स तो सब में सेम लगाया है, इनमें मटेरियल सेम है तो y सब में सेम है। डेल्टा L लेंथ के प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया d स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। भाई एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई d स्क्वायर बाई 4। तो मैंने सिर्फ ये पता लगा लिया किसके प्रोपोर्शनल है। डेल्टा L प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया के, और एरिया प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर का स्क्वायर। तो आपको जो भी L और D दे रखा हो, L अपॉन डी स्क्वायर निकाल के चेक करना पड़ेगा किसका सबसे बड़ा है। तो आप L और D की वैल्यू रख के चारों के L अपॉन डी स्क्वायर पता लगा लेना। जिसका L अपॉन डी स्क्वायर मिनिमम होगा उसी में इलोंगेशन मिनिमम होगी, जिसका L अपॉन डी स्क्वायर मैक्सिमम होगा इलोंगेशन मैक्सिमम होगी। चौथा क्वेश्चन, एक स्टील का वायर है, पेंडुलम बना रखा है और हॉरिजॉन्टल पकड़ रखा है। इस बॉब का मास है 2 किलो, डोरी की जो लेंथ है वो दे रखी है 1 मीटर। उसे पेंडुलम बना के हॉरिजॉन्टल पकड़ लिया, छोड़ दिया, तो जब वो लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो वायर की इलोंगेशन बताओ।
भाई जब ये लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो एक तो mg नीचे की तरफ होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/L होगा। भाई रेडियस तो L ही है, तो इसे खींचने वाले फोर्स क्या होंगे, mg + mv²/L। और जब इसे फोर्स खींचेगा तो वायर में कुछ इलोंगेशन आएगी, वो इलोंगेशन बतानी है। यंग मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। उन्होंने मिलीमीटर स्क्वायर दिया था, मैंने मीटर स्क्वायर में कर दिया। मेरे बेटा इन दोनों का सम 3 mg आता है यदि हॉरिजॉन्टल से छोड़ा जाए। क्यों आता है एक बात बता, यहां की पोटेंशियल यहां काइनेटिक में बदलेगी, ये लेंथ है, यहां पोटेंशियल कितनी थी mgl, जब वो बॉटम पे आ गया तो काइनेटिक में बदल गई तो ½ mv²। mgl = ½ mv²। इस 2 को तो ऊपर ले जाओ और L को नीचे ले आओ, तो यानी mv²/L 2 mg के बराबर है। तो इसे नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है, mg + mv²/L, और mv²/L है 2 mg, तो mg + 2 mg 3 mg, तो इसे खींचने वाला फोर्स है 3 mg। ठीक, इलोंगेशन यानी डेल्टा एल बताना है। डेल्टा एल का सीधे फॉर्मूला याद करके छोड़ दो, डेल्टा एल बराबर FL/AY। F की वैल्यू 3 mg है, जो फोर्स इसे पुल करेगा। अब बस चेक कर लो सब कुछ है या नहीं। MLYAF, MLYAF, MLYA, अच्छा F तो 3 mg था और G भी मालूम है, 3 भी मालूम है, तो डेल्टा एल आपका निकल जाएगा। पेंडुलम को यदि हॉरिजॉन्टल से जब भी छोड़ोगे तो बॉटम पे आने के बाद नेट फोर्स 3 mg होता है। कैसे होता है वो मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 गया। कोई सा दोबारा पूछना है पूछ लो। चैप्टर के पहले दिन में डाउट तो होते नहीं, जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए दोबारा पूछने में हेजिटेट मत करना। कभी सोचो बैच लंबा चलेगा, 2 एक्सरसाइज खत्म तो आज का काम फिलहाल कंप्लीट। लेकिन वीडियो पढ़नी है, अगली वीडियो भेज दूंगा मैं अभी थ्योरी के लिए। हाइड्रोस्टैटिक्स वगैरह शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर, कॉपर का बल्क मॉडुलस दे रखा है 138 × 10⁹ SI यूनिट पास्कल। एक कॉपर का कंटेनर है, ये उसका बल्क मॉडुलस है। उसके अंदर एक्सप्लोजन करवाते हैं, ब्लास्ट करवाते हैं गैस का, जिसके कारण प्रेशर पैदा होता है, प्रेशर पैदा होता है 345 × 10⁶ पास्कल। प्रेशर पैदा होता है, ब्लास्ट हुआ तो दीवारों पर प्रेशर लगा, वो जो ब्लास्ट होने से प्रेशर लगा कॉपर के कंटेनर पे वो दे रखा है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, जब अंदर से प्रेशर लगेगा तो इसके वॉल्यूम में कितने % का बदलाव आएगा। मेरे बेटा बल्क मॉडुलस है P/ΔV/V, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है भाई। P इज F/A, स्ट्रेस के न्यूमेरिकली बराबर होता है प्रेशर, स्ट्रेस भी F/A, P भी F/A, लेकिन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, एक डेवलप्ड फोर्स अपॉन एरिया, वो सब पुरानी वीडियो में। तो ΔV/V ऊपर ले आओ, K नीचे ले जाओ, तो ΔV/V किसके बराबर हो जाएगा, P/K। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ΔV/V × 100 का मतलब है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया P/K × 100। P मतलब प्रेशर दिया हुआ है, K यानी बल्क मॉडुलस गिवन है, इनटू 100, जो भी आएगा वही आंसर है। अच्छा, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, ये याद रखना। कई बार वो कंप्रेसिबिलिटी दे देते हैं,
तो कंप्रेसिबिलिटी और कुछ नहीं, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन नंबर 6, लो अगले ही न्यूमेरिकल में वही आ गया। compressibility of water is 4 into 10⁻⁵ per atmosphere। पहले सब लिख लिया करो कि क्या क्या दे रखा है। What is the change in volume of 100 centimeter cube water at a pressure of 100 atmosphere? अभी देख मेरे को क्या दिया गया, यदि इतने वॉल्यूम पर इतना प्रेशर लगाया जाए, मेरे पास पानी का वॉल्यूम है इतना 100 सेंटीमीटर क्यूब, उस पर मैंने चारों तरफ से प्रेशर लगाया है 100 एटमॉस्फेयर का, तो ऑब्वियसली पानी में यदि प्रेशर लगेगा तो वॉल्यूम कुछ कम होगा। कितना वॉल्यूम कम होगा? वॉल्यूम का जो भी न्यूमेरिकल आए बल्क मॉडुलस से सॉल्व होगा। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है P डिवाइडेड बाय डेल्टा V अपॉन V, वो V ऊपर ले आओ। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है PV अपॉन डेल्टा V, लेकिन बल्क मॉडुलस होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये रही कंप्रेसिबिलिटी, तो यानी डेल्टा V हो जाएगा PVC। अब यहां कम एटमॉस्फेयर में ही रख दो, प्रेशर को रख दो 100 एटमॉस्फेयर और कंप्रेसिबिलिटी को रख दो 4 into 10⁻⁵ अपॉन एटमॉस्फेयर पर एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर, कंप्रेसिबिलिटी 4 into 10⁻⁵ अपॉन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर कट जाएगा, नो नीड टू कन्वर्ट। अब जो वॉल्यूम इसकी यूनिट और इसकी यूनिट तो कट गई, जो वॉल्यूम जिस चाहे यूनिट में रख लो डेल्टा V उसी यूनिट में आ जाएगा। यदि आप चाहो सीधे 100 सेंटीमीटर क्यूब रख दो तो डेल्टा V सेंटीमीटर क्यूब में ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर 4000 न्यूटन का ये क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल फिगर 2D बना रखी है, क्यूबिकल ब्लॉक है, इसे 4000 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा गया, नीचे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया जिससे नीचे वाला मूव ना करे, खींचा गया। यदि क्यूब की साइड, हर साइड 25 सेंटीमीटर है यानी 0.25 मीटर, और शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कहते हैं शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस है 8 into 10⁻10 पास्कल, तो बताइए ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। पहले मैं ये एंगल निकाल लूंगा फिर ये भी बता दूंगा कितना डिस्प्लेस होगा। ये हमारा शियर स्ट्रेन है, ऐसा है बेटा, यहां उन्होंने ऊपर भी फोर्स लगाया है और नीचे भी अपोजिट फोर्स लगाया है। नीचे पहले मैं जो पढ़ाता था कि नीचे का हिस्सा क्लैंप कर दो, रिजिड कर दो और सिर्फ ऊपर फोर्स लगाओ, तो भी यही फिगर, और यदि क्लैंप ना करके नीचे अपोजिट फोर्स लगा दो तो भी यही फिगर बन रही है। दरअसल नीचे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो बनता ही है, जब आप क्लैंप करते हो तो आपको वो फोर्स लगाना नहीं पड़ता, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप इस बॉडी को F फोर्स से आगे खींचते हो तो जिस सरफेस से बांध रखा है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के काम पूरा कर देता है, यानी अपोजिट फोर्स होता है खुद ही, यदि या तो आप लगा दो, नहीं तो सरफेस में इसको फिक्स कर रखा है वो लगा देगा, तो इसे ध्यान मत देना, आपने वही फोर्स लगाया। तो मेरे बेटा यहां स्ट्रेस कितना है, तो जवाब है F/A। फोर्स कितना लगाया है 4000 न्यूटन, एरिया किस एरिया पर लगाया है, तो जवाब है 25 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, तो 0.25 का स्क्वायर ये हो गया स्ट्रेस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन इस एंगल को कहते हैं फाई को, जिसमें से स्ट्रेस में निकलवा चुका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे शियर मॉडुलस भी कहते हैं वो आपको गिवन है, तो पाई रेडियन में निकल जाएगा,
जब स्ट्रेस में निकलवा चुका, रिजिडिटी आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मालूम है, तो शियर स्ट्रेन यानी फाई आ जाएगा। लेकिन उन्होंने फाई नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है ये कितना खिसकेगा, इसे डेल्टा एल मान लो, और ये साइड है एल, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। फाई आप निकाल चुके हो, लेंथ यानी कि साइड 0.25 मीटर दे रखी है, तो डेल्टा एल आ जाएगा, तो ये डेल्टा एल आप निकाल लीजिएगा। एक बार अपने आप जरूर करना, ये मेरे कराने से नहीं होता है, जब तक आप खुद नहीं करोगे, मैं रोज बता रहा हूं, रोज बिना देखे करो। अगला क्वेश्चन, एट, आठवां न्यूमेरिकल, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास। ब्रास का कोई वायर है जिसका यंग मॉडुलस 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक। ऑन प्रेसिंग द रॉड ऑफ लेंथ 0.1, मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कर लेना, विद द फोर्स 10 किलोग्राम, फोर्स लगाया है हमने 10G, 10 किलोग्राम के फोर्स से दबाया यानी 10G फोर्स। तो इंक्रीज इन एनर्जी बताओ, ऐसा है वायर खिंच जाए या दब जाए, उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी का फॉर्मूला, प्रूफ का वीडियो या तो मैंने दे दिया होगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा एक बार। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द वायर है, किसी वायर को खींचने और दबाने में किया गया वर्क, और वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनके स्टोर हो जाता है। तो फॉर्मूला एनर्जी का, ये फॉर्मूला याद रखने में सबसे आसान है। कितनी एनर्जी होती है चाहे वायर खिंचे या दबे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। याद तो ऐसे करो, बाकी रीअरेंज जैसे चाहे कर लो। इस फॉर्मूले के हिसाब से हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेन मत लिखो, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन है स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, और वॉल्यूम है ए इंटू एल। मेरा काम हो गया। एफ अपॉन ए से निकालना, स्ट्रेस यहां रख जाएगा, वही स्ट्रेस यहां रख जाएगा, यंग मॉडुलस एरिया और लेंथ तीनों पता है, तो यंग मॉडुलस एरिया और लेंथ तीनों रख जाएंगे, आ जाएगा आंसर। तो इससे आप लोगों को एनर्जी मिल जाएगी कि वायर में कितनी एनर्जी आ गई, चाहे वो स्ट्रेच हो या कंप्रेस्ड हो, ठीक है बेटा। तो ये आप कर लीजिएगा। कल की एक्सरसाइज के लिए जो आपको वीडियोस पढ़नी है, प्लेलिस्ट में से खुद ही देख लो, आप लोग समझदार हो। पास्कल लॉ से रिलेटेड जितना भी पढ़ सकते हो वो पढ़ के आना, क्योंकि एक्सरसाइज 3 पास्कल लॉ की है और 4 जो है बर्नौलीज थ्योरम की है। दोनों की वीडियोस पड़ी हुई है। तो पास्कल लॉ और बर्नौली थ्योरम नाम से प्लेलिस्ट में हेडिंग ढूंढो और प्लेलिस्ट से निकाल के उसे अभी पढ़ो, फिर ट्राई कर लेना है न्यूमेरिकल। तो फिलहाल यहां रोक रहा हूं, तो कल आगे चलेगा। बाय बाय।